सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात स्टार्ट करेंगे। में कहा गया है, सरस्वती ये नदी तस्वीरें आप देखिए, रेगिस्तान के बीच बोरवेल की खुदाई हो रही थी, तभी रेगिस्तान के बीच अचानक से पानी का फुब्बारा फूट पड़ा। अब जो रेगिस्तान है वो जलमग्न हो गया और ये पानी निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये सरस्वती नदी है। आज के सेशन का मूल बिंदु यही है, क्या ये सरस्वती नदी है? और हमने पुराणों में कई अलग अलग साहित्यों में सरस्वती नदी के नाम के बारे में तो बात की है, परंतु जब हम ज्योग्राफी में मैपिंग की चर्चा करते हैं तो सरस्वती नदी का तो पता ही नहीं लगता। क्या सर वास्तव में सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व था भी या नहीं? आज के सेशन लवकुश की पाठशाला के अंदर में इसी बात पे होगी चर्चा। सर, सरस्वती नदी क्या वास्तव में राजस्थान के जैसलमेर, जो वीडियो मैंने दिखाया, वहां से प्रकट हो चुकी है? क्योंकि सर जब हम भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कभी हमने सिंधु के बारे में चर्चा करी, गंगा के बारे में बात करी है, परंतु सरस्वती नदी को नहीं पढ़ाया गया। क्या ये काल्पनिक नदी है? अगर वास्तविक नदी है तो क्या किसी भी जगह पर इसके प्रमाण है भी, या फिर ऐसे ही बत्तीबाजी चल रही दुनिया में? अगर थी, मान भी लिया सरस्वती नदी थी, तो विलुप्त तो क्यों हो गई? वर्तमान में घग्गर, हाखरा और सरस्वती का क्या संबंध है? और दो ऐसे प्रश्न जो आपके सामान्य जानकारी से साथ साथ यूपीएससी और एमपीएससी में भी काम आ सकते हैं कि आर्टेशियन बेसिन क्या होता है और टेथिस सागर के साथ में क्या कनेक्शन बताया जा रहा है जियोग्राफर्स द्वारा सरस्वती नदी का। ठीक है, आज इन सभी बातों की पड़ताल में ही हम चर्चा कर रहे होंगे इस सेगमेंट में। पहली कहानी तो अपन ये देखें कि कायदे से सरस्वती नदी जो बताई जाती है, मानी जाती है, उसका उद्गम भी उत्तराखंड से दर्शाया जाता है। कहां से दर्शाया जाता है? उत्तराखंड, जहां से गंगा नदी निकलती है। मतलब ये भी एक तरह की हिमालयी नदी मानी जाती थी। उत्तराखंड से उद्गमित होने के पश्चात में ऐसा बोला जाता था कि यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जो राजस्थान, हरियाणा इन जगह से होते हुए बहती थी। ठीक है, आज तो नहीं देखने मिलता। क्यों नहीं देखने मिलता, आगे जानेंगे बात को। तो पहला प्रश्न यह है, ध्यान से देखिएगा, कि क्या यह वास्तव में एक कल्पना है या वास्तविक नदी है? तो मेन पॉइंट निकल के सामने आते हैं। हमारे पास कई सारे साहित्य, जिनमें से सबसे मेन साहित्य हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसको नदी तमा कहा गया है, मतलब नदियों में सबसे प्रमुख, सबसे पवित्र। सिंधु का नाम सबसे बार में है ऋग्वेद में, परंतु सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको बताया गया है? सरस्वती नदी को। कई अलग अलग नाम उसको बताए गए हैं। अगर हम महाभारत की भी बात करें तो महाभारत में कहा गया है, वेद व्यास जी जब महाभारत को लिख रहे थे तो उत्तराखंड में माणा नामक स्थान पर, एक गांव वहां पर है, जा सकते हो आप, वहीं से सरस्वती नदी का प्राकट्य माना जाता है ऐसी पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो सरस्वती नदी की आवाज इतनी तेज आ रही थी कि डिस्टर्ब हो रहे थे। गणेश जी लिख रहे थे, मतलब गणेश जी लिख रहे थे और वेदव्यास जी बोल रहे थे, ऐसे महाभारत लिखा और बताया गया। तो फिर वेदव्यास जी ने थोड़ा क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यार तुम गायब हो जाओ, क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब कर रही हो। ऐसी पौराणिक कथाएं देखने मिलती हैं। ठीक है, अगर हम वर्तमान में इस सिनेरियो पे नजर डालें, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है, इतिहास में काम आएगी। ये जो सेगमेंट आपके सामने फोटो में निकला हुआ है, ये कुछ और नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र है। कहां का? सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत के इतिहास में समझी पढ़ाई जाती है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से भी एक है। और हाल ही में हिस्ट्रिकल इतिहास की दुनिया में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम चेंज करके सप्त सैंधव सभ्यता कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव क्यों, इस बात को भी जानेंगे। पहले तो ध्यान से देखिएगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में कौन है? ये रही इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 6 नदियां आपके सामने हो गई हैं। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे क्षेत्र, मैं फिर बोल रहा हूं, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो इन 6 नदी के अलावा हरियाणा में देखने मिल रहे हैं। हरियाणा में आपने एक जगह का नाम सुना होगा, राखीगढ़ी। यह भी बहुत प्राचीनतम क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। कालीबंगा, इनका तो संबंध सिंधु नदी से को तो बिल्कुल नहीं था, ना सतलज से था, ना रावी से था। इनका संबंध कहां से है? और इसको फिर प्राचीनतम इतिहास के मुख्य क्षेत्रों में क्यों गिना जा रहा है? और यही कह दिया गया, नाम रख दो भैया सप्त सैंधव, क्योंकि इन 6 में एक और नदी को मिला दो, उस प्राचीनतम नदी का नाम क्या है? सरस्वती। परंतु मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर भी नहीं देखने मिल रही आपको सरस्वती। अगर थी पहले, जो माना जा रहा है कि उत्तराखंड से निकलती थी और अरब सागर में समवेयर गिरती थी और इसी पूरे तंत्र में शामिल थी, तो क्यों विलुप्त हो गई? इसका थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है
सरस्वती नदी की सहायक नदी यमुना, और आपका दिमाग में निकलेगा धुआं, सर आप ये क्या बोल रहे हो, सर ये क्या क्या कहानी चल रही है। यमुना किसकी सहायक नदी है, चलो आप बताओ। गंगा की बताओगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हाँ या ना। ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ मात्रा में पृथ्वी की सतह पर कुछ बड़े परिवर्तन हुए जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं पटल विरूपण। आप सभी को पता है ना, दुनिया कई सारी प्लेटों में बटी हुई है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो कई सारे पर्वत बने जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। जरा ध्यान से देखिए ये हिमालय पर्वत का विस्तार, हाँ या ना। ऐसे ही लगभग अंदाजन ही बात चल रही है, 4000 5000 साल पहले कुछ ना कुछ परिवर्तन इधर भी हुआ अरावली पर्वत के तरफ। और उस समय पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं फोकस बार बार लगा रहा हूं, ये जो नदी है यमुना नदी, जिसको भी वर्तमान में गंगा की सहायक नदी, देखो गंगा, गंगा में मिल रही है यमुना नदी, जो गंगा की सहायक नदी है, ये पहले वास्तव में कायदे से सरस्वती नदी की सहायक नदी हुआ करती। और सरस्वती नदी इस जगह से उद्गमित होने के बाद में समवेयर यहां पर अरब सागर में गिर रही होती थी, और इसी किनारे पर राखीगढ़ी, कालीबंगा ऐसे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र रहते थे। परिवर्तन हुआ, पटल विरूपण हुआ, यमुना ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, साथ छोड़ दिया और चली गई किस तरफ, पूर्व की तरफ, और जिसकी सहायक नदी के रूप में वो जाने लग गई उसका नाम है गंगा। अब सिंपल सी बात है, यमुना सरस्वती की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, वही पानी लाके दे रही थी। अब पाला कोई चेंज कर ले आपकी पार्टी का, अगर विभीषण रावण का साथ छोड़े नहीं होते तो रावण को मरना मुश्किल ही था, मतलब कहानी के तौर पे तो मरना मुश्किल ही था। तो यमुना नदी जैसे ही साथ छोड़ा, सरस्वती को मिलना बंद हो गया पानी, और सरस्वती धीरे करते 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 कितनी हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है, ये एक सिनेरियो आपको देखने मिलता है जब अपन ज्योग्राफी की दुनिया से इस बात की पता करवाते हैं। ठीक है, आज का मूल विषय क्या है, क्या क्या जाना जाए। तो राजस्थान के जो जैसलमेर में जो अनोखी घटना देखने मिली, उसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से कयास लगा रहे थे। ठीक है, एक बात तो ये पता चल गई, मैं वापस फिर रिपीट कर रहा हूं, वापस इसी न्यूज पे आओ, जो अंधाधुंध खबरें सुनाए जाते हैं, अलटप्पा बातों को शेयर करते हैं, वो जान ले थोड़ा पढ़ के, कि राजस्थान के जैसलमेर में जो पानी बाहर आया है ये सरस्वती नदी का नहीं है। इस बात को मेरे द्वारा खारिज किया जा रहा है, मेरे द्वारा मतलब जो वैज्ञानिक जगत के लोग हैं जिन्होंने इस बारे में चर्चा करी। ऐसा क्यों, उसके पीछे कई सारे प्रमाण दिए गए, क्योंकि इस जगह पर इस नदी से निकले हुए पानी में नमक मतलब लवणीय तत्वों की मात्रा ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है। ठीक है, और अगर सरस्वती नदी को हिमालय नदी माना जाए तो हिमालय नदी का पानी कैसा होता है, बहुत साफ मीठा पानी होता है, बर्फ के पिघलने से वारी है, तो उसके अंदर फिर नमक कैसे आ गया, इस बात का प्रमाण कोई भी अभी तक नहीं दे पाया। अर्थात ये जो पानी निकल रहा है फव्वारे के माध्यम से, सरस्वती नदी नहीं है। वास्तव में सर पानी क्या है, क्या मतलब किसका कनेक्शन बताया जा रहा है। वैज्ञानिक दुनिया है भैया, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों ने एक नई कहानी सुना दी कि कायदे से ये कुछ और नहीं, टैथिस सागर का जल है जो कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा धरातल के अंदर में, भूगर्भ के अंदर दब गया था। अब ये दुनिया अलग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर यूपीएससी के प्रश्न यहाँ पर से मतलब आ सकते हैं, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। टैथिस सागर क्या है, तो जाओ फिर अल्फ्रेड वेगनर नाम के बंदे के पास। कौन सा बंदा था, अल्फ्रेड वेगनर। इसने क्या किया था, इसने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दुनिया सब जुड़ी हुई है, पेंजिया, फिर वो दो भागों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। देखो भैया, ये जो भारत है ना अपना भारत, ये पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और अफ्रीका के इस क्षेत्र में जुड़ा था। क्रिटेशियस काल में भारत का इस जगह से पृथक्करण हुआ और भारत धीरे करते 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 ऊपर की तरफ बढ़ा। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में ही जो सागर पाया जा रहा है, इसी को बोलते हैं टैथिस सागर। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी में। ये जैसे भारत ऊपर बढ़ते जा रहा है, टैथिस सागर सिकुड़ते जा रहा है। टैथिस सागर में जो अवसाद थे, इन्हीं अवसादों से बनता है हिमालय, ऐसा हमने पढ़ा है। परंतु लोगों ने अनुमान लगाया कि ये टैथिस सागर का पानी कुछ ना कुछ अवशेषों में जमीन के अंदर रहा गया, और यही पानी समवेयर इस प्रकार की जगहों से निकल रहा है। अर्थात ये जो राजस्थान, जहां पर पानी है ही नहीं, पानी है क्या, राजस्थान तो जैसलमेर वाला इलाका पश्चिमी इलाका है, शुष्क क्षेत्र, थार मरुस्थल का एग्जाम्पल है वो। तो फिर वहां पर पानी आया कैसे, मतलब वो कहीं ना कहीं तो भरा हुआ है, किसी ना किसी के साथ तो कनेक्शन है। तो इसका कुछ लोग आंसर बता रहे हैं कि टैथिस सागर के साथ में कनेक्शन है। ये एक दृष्टिकोण है, पूरी तरह से प्रूव नहीं है, परंतु ऐसा कुछ हो सकता है। क्लैरिटी है।
सर एक और दृष्टिकोण इसके बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है जिसका नाम है आर्टेसियन बेसिन। यहां पर 2 नंबर का प्रश्न एमपीएससी वालों का बन सकता है और यूपीएससी में तो काम आ ही सकता है, आर्टेसियन बेसिन। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, एक महाद्वीप है ना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश भूमि ऐसा बोलते हैं, मतलब 20-30% से अधिक भूमि आर्टेसियन बेसिन ही है। आर्टेसियन बेसिन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं पाताल तोड़ कुआ, ऐसा शब्द भी चल रहा होता है, पाताल तोड़ कुआ। ये मतलब क्या है? पहली कहानी तो देखो भी ये अधिकांश जगह पर मरुस्थली है, यहाँ पर डेजर्ट ही पाया जाता है। कहाँ पर? आपके ऑस्ट्रेलिया में। पाताल तोड़ कुआ क्या है? ये फोटो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। पाताल तोड़ कुआ के अंदर में होता ये है कि पानी भरा हुआ है चट्टानों के अंदर, जिसके नीचे भी अपारगम कठोर चट्टानें होंगी, ऊपर भी अपारगम कठोर चट्टानें होंगी, और किसी कारणवश इन दोनों के बीच में क्या भर चुका है? जल भराव की कंडीशन देखने मिल रही है। देखो ये वाली जगह पर आपको क्या देखने मिल रहा है? जल भराव देखने मिल रहा है। ठीक है, मतलब चट्टानों के अंदर भरा हुआ पानी, जैसे एक्वाफर होता है ना वैसा। अभी करा क्या, मान के चलो ऐसा ही पानी राजस्थान में कहीं भरा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता, तो ट्यूबवेल बोरिंग डालते डालते यही भाग ट्यूबवेल का कहां पर चले गया? इस क्षेत्र विशेष में चले गया, और बिना बोरिंग के, क्योंकि जगह पानी वहां पर से आ गया है, तो पानी अपने आप बहुत तीव्र गति से बाहर की तरफ निकलता है, जैसे एक फवारे के रूप में देखने मिलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से फ्लोइंग आर्टेसियन बेल, ये बाहर की तरफ पानी आने लग गया, क्योंकि उसी जगह पर हिट कर दिया गया है जहां पर पानी भरा हुआ है अपारगम चट्टानों के मध्य में। इसी को बोलते हैं उसित कुआ या पाताल तोड़ कुआ या आर्टेसियन बेसिन। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं शायद ये आर्टेसियन बेसिन का ही एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाए। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो क्या, वापस से बनाते हैं। सरस्वती नदी एक ट्रुथ है या मिथ है? तो पहली कहानी तो ये कि वर्तमान में सरस्वती नदी का जो हम सेगमेंट मानते हैं कि प्रयागराज में, प्रयागराज कहां पर? अभी हाल कुंभ का मेला भी आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद, प्रयागराज में। यहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी आकर मिलती हैं। तो गंगा यमुना आप देख सकते हो। इस दृष्टिकोण से सरस्वती नदी तो वास्तव में नहीं देखने मिल रही है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं मिलता है। कुछ बोलते हैं जमीन के अंदर से आकर मिल रही है, मगर ये से कैसे मानोगे आप? ठीक है, परंतु सरस्वती नदी सच में थी, ऐसा मिथ विथ वाली कहानी नहीं है। जो मैंने आपको कहानी सुनाई कि उत्तराखंड से निकलती थी, हाँ कैसे पता? क्योंकि उसका मान के चलो सरस्वती नदी दादी माँ है और उनकी पोती बची हुई है। वो पोती क्या है? जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों नदियां जिनके बारे में मेरे को बहुत जरूरी रूप में दिखाना था, ध्यान से देखिएगा। एक नदी का नाम है घग्गर और हाखरा, घग्गर और हाखरा नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका की पहाड़ी से निकलती है, आसपास ही, सरस्वती नदी नहीं है, उसके आसपास के चैनल में प्रवाहित होती है। और इसी नदी के किनारे हम देख पाते हैं राखी गढ़ी, इसी नदी के किनारे हम देख पाते हैं कालीबंगन। और ये घग्गर नदी जब पाकिस्तान में इंटर करती है तो पाकिस्तान में ही इसको हाखरा कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? घग्गर हाखरा बैंक, मतलब दोनों नदियों को साथ में बोला जाता है। और कायदे से पहले जो सरस्वती नदी थी वो अरब सागर में गिरती थी, ये दोनों नदियां गिरती नहीं है, ये राजस्थान के मरुस्थल में, कहां पर? राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। अतः इन्हें अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण माना जाता है। क्या बोलते हैं? अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, तो मैंने कई सारी बातें बताने का प्रयास करा। घग्गर हाखरा सरस्वती नदी नहीं है, मगर हाँ आसपास उसी पैलियो चैनल से इनका भाव देखने मिलता है, दोनों में भी अंतर है। आर्टेसियन बेसिन क्या होता है? तैतीस सागर क्या संबंध रहा? क्या जो वास्तव में राजस्थान में निकली क्या वो सरस्वती नदी थी या नहीं थी? इन सभी पे आज मैंने आप सभी के सामने चर्चा की। सभी लोग जुड़े रहें, ऐसे ही मूलभूत विषयों जो बड़े दिक्कत देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है कि कायदे से सच क्या है, हम कौन सी बात सुने कौन सी बात नहीं सुने। तो लवकुश की पाठशाला में हम इस प्रकार के कई सारे तथ्यों को लेकर आए। हाँ, सरस्वती माता जी भारतीय संस्कृति के अंदर में ज्ञान की देवी मानी जाती है। तो मैं और आप सभी लोग इनसे प्रार्थना करें कि सभी जगह पर ज्ञान का प्रसार हो। जय हिंद, जय भारत।